motivations behind single leadership. Over to you, Dr. Udvai sahab. बहुत शुक्रिया राजभर साहब। नैयर ने जिस पुरजोर अंदाज में बात की और जो बातें की, मैं 101% उससे इत्तफाक करता हूं। हम दोनों इस बात से परेशान रहे, दहाइयों से परेशान रहे कि यहाँ पाकिस्तान में जो तालीम दी जाती है वो दुनिया की घटिया तरीन है और हम दुनिया के साथ साथ चल नहीं सकते। मैं सिर्फ 3 बातों की निशानदेही करूंगा वाहिद कौमी निसाब के हवाले से, और फिर इनका मवाजना मैं करूंगा अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान से क्यों? अफगानिस्तान पे तो अब तालिबान काबिज हो गए ना, लेकिन उससे पहले जो अफगानिस्तान में तालीम की सूरत हाल थी और गुज़िश्ता 10 साल में जो वहां पर तरक्की हुई और जहां कोशिशें हुई, मेरा ख्याल है वो हमारे लिए बहुत इबरतनाक है, हमारे लिए एक मशल है हमारे लिए। अच्छा, चलिए अब मैं इन 3 नुकात की निशानदेही करता हूं और फिर एक तरफ वाहिद कौमी निसाब तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान में उसको किस तरह से देखा गया। पाकिस्तान में इमरान खान के अहकामात की तामील होते हुए मदारिस और आम स्कूलों को जोड़ा गया है। उनका निसाब एक ही होगा, उनके इम्तिहानात भी एक ही होंगे, गोया के दोनों का मेयार एक जैसा होगा। तो अब वो ओ और ए लेवल को छोड़ दीजिए, IB को छोड़ दीजिए, वो तो बलाई तबकों के लिए, लेकिन जो आम लोग हैं उनके लिए ये दोनों अब जुड़ गए हैं। अब उसका नतीजा ये, जैसा कि मारवी ने कहा, जैसा कि नैयर ने कहा, कि रट्टे का निजाम खूब चलेगा, बल्कि अब सारी की सारी तालीम स्किल्स पर नहीं रट्टे पर होगी, क्योंकि मदारिस के बच्चे वही चीज जानते हैं। अब मदारिस और जो आम स्कूल हैं उनमें बुनियादी फर्क यह है कि एक में तालीम का मकसद, मदारिस में तालीम का मकसद, बुनियादी मकसद यह है कि आपको जिंदगी बादुल मौत के लिए तैयार किया जाए, कि आपको जन्नत में दर्जा मिले, ऊंचा दर्जा मिले। जबकि जो सेक्युलर तालीम है, जो जदीद तालीम है, वो तालीम जो बाकी दुनिया में दी जाती है वो आपको इस दुनिया के लिए तैयार करती है, तो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए तैयार किया जाता है। अगर आप फॉर्मूले रखते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं होता। इन दोनों को जोड़ने का मतलब ये कि आपने अब 2 मुख्तलिफ निजामों को इकट्ठे नथी कर दिया। ये एक ऐसी चीज है जिसका ख्वाब तो देखा गया है, बहुतों ने देखा है, लेकिन जिस पर कभी अमल दरामद नहीं हो सका किसी भी मुसलमान मुल्क के अंदर गुज़िश्ता 300 साल में। मेरा मतलब ये कि जब से यूरोप में एनलाइटमेंट का दौर आया और उधर से लेकर अब तक ये मुमकिन नहीं हो सका कि इन 2 मुख्तलिफ निजामों को कामयाबी से जोड़ा जाए, इसलिए कि इनके मकासद बुनियादी तौर पर एक दूसरे से अलहदा है। अच्छा, चलिए अफगानिस्तान में भी यही मसला है जो पाकिस्तान में, कि मजहब तो हमारी गुत्थी के अंदर है कि हम तो दीन और दुनिया को हर चीज में जोड़ते हैं, तो तालीमें भी जोड़ते हैं। और जो गुज़िश्ता वक्त अफगानिस्तान का था, मेरा मतलब ये कि अशरफ गनी और करज़ई की हुकूमत का, तो उधर भी यही मसला था। तो उन्होंने क्या हल निकाला? हल उन्होंने ये निकाला कि हां, मदारिस में दीनी तालीम दी जाएगी, अच्छी दीनी तालीम दी जाएगी और उसके लिए बेहतरीन किताबें तैयार की गई, लेकिन साथ साथ थोड़ा सा हम साइंस भी पढ़ा लेंगे, रियाजी भी और दुनिया की तारीख भी। जो आम स्कूल हैं वहां निसाब तो शायद वही हो, लेकिन जो किताबें हैं और जो लेवल है, निसाब भी नहीं बल्कि जो कुछ
टॉपिक्स हैं वो वही होंगे, लेकिन उसके अंदर स्टूडेंट्स को एक और लेवल पे तैयार किया जाएगा, गोया कि ये दो निजाम एक दूसरे से जुदा रखे जाएंगे। जो आम स्कूल हैं, अफगानिस्तान के आम स्कूल हैं, उधर लेवल साइंस, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, इन सब में बहुत बेहतर रखा जाएगा ताकि वो दुनिया के साथ कंपीट कर सके। इनके एक इम्तिहान नहीं होंगे जैसा कि पाकिस्तान में सिंगल नेशनल करिकुलम के तहत होंगे, ये अलहदा अलहदा एग्जाम्स होंगे, लिहाजा इनके लेवल्स को आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। अब ये बहुत मुनासिब बात है, क्योंकि आप देखें कि जितना कुछ याद करना पड़ता है मदारिस के अंदर, अब पाकिस्तान में उतना ही बल्कि उससे ज्यादा याद करना होगा आम स्कूल के बच्चों को। तो पहले तो ये था कि बच्चों को कुरान पढ़ना आना था, सिखाया जाता था, नाजरा होता था, लेकिन अब नाजरा के अलावा उनको माने भी आने चाहिए, उर्दू में वो याद करने होंगे, फिर हदीसें अरबी में, और फिर उनका तर्जुमा उर्दू में, और अलावा इसके दुआएं, इतनी दुआएं कि उसकी कोई हद ही नहीं। खाना खाने से पहले, खाने के बीच में डकार आ जाए, खाने के बाद सीढ़ी चढ़ते वक्त क्या दुआ पढ़ी जाए, सीढ़ी उतरते वक्त क्या पढ़ी जाए, यानी कि कुछ जगह रहती ही नहीं है, वक्त रहता ही नहीं है कि कोई एक्चुअल लर्निंग हो सके। तो ये मेरा पहला नुक्ता था। दूसरा नुक्ता ये कि पाकिस्तान में हमारा इस बात पे इसरार है कि जो कौम की तामीर होगी वो मजहब की बुनियाद पर होगी, और यहां एक ही तरीके से होगी, उर्दू के इस्तेमाल से। और इस्लाम को आप सिर्फ इस्लामियत तक महदूद नहीं रखेंगे, आप उसको हर चीज के अंदर डालेंगे, खा वो तारीख हो, उर्दू जबान हो, अंग्रेजी जबान हो, या साइंस हो। गोया कि हर चीज के अंदर मजहब डाला जाएगा, कोई चीज मजहब से अलहदा नहीं हो सकती, क्योंकि हम समझते हैं कि दीन और दुनिया को एक ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है अफगानिस्तान की किताबों में, अफगानिस्तान के निसाब में, वहां बहुत वाज़ेह तौर पर यह कहा गया कि हां, इस्लाम हमारा दीन है, मगर जो दुनिया के काम हैं वो हमें अलहदा सीखने हैं, उसके लिए हमें खास स्किल्स की जरूरत है। वो स्किल्स जो उन्होंने जो पूरा ढांचा तैयार किया था, मैंने ये देखा तो वो तो बड़ा मुनासिब है, वो वैसे ही है जैसा कि मिसाल के तौर पर इंडिया में है या दूसरे मुल्क वियतनाम में है। बहुत ही लॉजिकल बात बनती है कि अगर आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो आप फिजिक्स ही पढ़ेंगे, उसके अंदर किसी आइडियोलॉजी का मिलाप, उसका इम्तजाज नहीं होगा। पाकिस्तान में यह सोचा गया है कि अगर पढ़ाना है तो जो चीज पाकिस्तान को जोड़ के रखेगी वो उर्दू जबान है। अफगानिस्तान में ऐसी सोच नहीं है, या जो किताबें मैंने देखी हैं, जो उनका निसाब देखा, उसमें यह है कि हर जबान को अपना मकाम दिया गया है। तो जैसा कि आप जानते हैं वहां दो बड़ी जबानें, एक दरी है, एक पश्तो है। तो किताबें वहां पर मौजूद हैं दरी में जिससे आप पश्तो सीख सकते हैं, और पश्तो में किताबें हैं जिससे आप दरी सीख सकते हैं। मगर ये तो दो बड़ी जबान है, लेकिन उधर 6-7 और जबानें हैं। मिसाल के तौर पर बलोची है, उज़्बेक है, तुर्कमन है वगैरह। तो आप हर मेन जबानों से, जो दरी या पश्तो है, आप किसी भी इलाकाई जबान पर पहुंच सकते हैं। ये चीज पाकिस्तान में नहीं है। यहां मैंने कभी कोई ऐसी किताब नहीं देखी जो सरकारी तौर पर लिखी हुई हो, लिखवाई गई हो, जिससे उर्दू बोलने वाला सिंधी सीख सके या सिंधी बोलने वाला उर्दू सीख सके, या
बलोची सीख सके या शीना या दूसरी जबानें जो पाकिस्तान की हैं, पाकिस्तान की बहुत सी जबानें हैं, खूबसूरत जबानें हैं, लेकिन हमने हमेशा ये सोचा है कि बस पाकिस्तान मरकज से बनेगा, जो लोग विफाक में बैठे हैं वही जानते हैं कि पाकिस्तान है क्या। आखिरी बात जिसकी मैं निशानदेही करूंगा वो ये कि जो मैंने अफगानिस्तान की किताबों का मुआयना किया है, कोई मैंने 400 450 टाइटल्स देखे, मतलब सिर्फ टाइटल्स देखे, लेकिन उनमें से 20 मैंने डाउनलोड किए, और ये तफसीलात मेरे डॉन के आर्टिकल में आपको मिल सकती हैं जो आज से ठीक 3 हफ्ता पहले छपा था। तो 20 किताबें मैंने डाउनलोड की, और खास तौर पर वो किताबें जो साइंस की हैं, जो मैथमेटिक्स की हैं, फिजिक्स की हैं, केमिस्ट्री बायोलॉजी की हैं। और मैं ये तवक्को नहीं कर रहा था, मैं बहुत हैरान हुआ कि वो इस कदर अच्छी लिखी हुई है। ठीक है, वो दरी में है, फारसी में है, कुछ कुछ ही मुझे समझ में आता है, लेकिन जो तरतीब है पढ़ाने का, जो उसके अंदर तस्वीर हैं, जो डायग्राम्स हैं, ग्राफ्स हैं, वो इस कदर अच्छे बने हुए हैं। और जो सवालात हैं, सवालात कुछ कुछ तो मैं समझ सकता हूं ना, मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स की जबान तो एक ही है, तो वो तकरीबन वैसी है जैसा कि ओ और ए लेवल के सवालात होते हैं, लेवल थोड़ा सा कम है। इसका मुकाबला मैं करता हूं सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के साथ, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के साथ, जहां प्रोफेशनलिज्म का तो नाम ही नहीं है। तो द रियल क्रिमिनल्स आर दोज हु आर हैंडलिंग दीज टेक्स्ट बुक बोर्ड्स। अब 5-6 साल पहले की बात है कि मुझे सिंध करिकुलम कमेटी में शामिल कर दिया गया था, और मैं वहां कुछ मीटिंगों में गया। मुझसे कहा गया कि आप कुछ टेक्स्ट बुक्स, सिंध टेक्स्ट बुक्स रिव्यू करें, जनरल साइंस, मैथमेटिक्स वगैरह की। तो जो मैंने देखा, मेरा दिल रोने लगा। मैंने कहा कि ये ऐसी फजूलियात हम अपने बच्चों को सिंध में पढ़ाते हैं, ये तो कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। दीज तो मैंने फिर डॉन में एक आर्टिकल लिखा, बर्न दीज बुक्स प्लीज। मैं किताबें जलाने का कायल तो नहीं हूं, लेकिन ये इस कदर फजूल किताबें थी। मिसाल की एक मैं छोटी सी मिसाल देता हूं, बायोलॉजी की किताब है जिसमें एवोल्यूशन तो पढ़ाना ही है उनको। अब शुरू में एक तमीद बांधी गई है कि हाँ पढ़ाना तो है, मगर ये गलत चीज है, इसको पढ़ाना नहीं चाहिए। ये तो इतनी फजूल चीज है, उस किताब में लिखा हुआ है कि इस बात को रिफ्यूट कर रहे हैं कि सादा जानदारों से ज्यादा पेचीदा जानदार बनते हैं। तो उसके खिलाफ दलील ये दी गई है कि 2 रिक्शा अगर आपस में टकराएं तो कभी उसे मोटर कार नहीं बन सकती। यानी कि ये जहनी तौर पर मफलूज लोग हैं जो वो किताबें लिखते हैं। तो जब मैंने कुछ शोर मचाया तो डॉक्टर फौजिया खान ने मेरी छुट्टी करा दी उस कमेटी से, जो आज हमारे साथ हैं। आई वॉज नेवर आस्क्ड टू बी इन दैट कमेटी अगेन। और चलिए, उससे मैं कोई ज्यादा दिल बर्दाश्ता नहीं हुआ। मुझे पता था कि ये लोग तो ये सुनने वाले नहीं हैं, क्योंकि जितनी करप्शन है टेक्स्ट बुक बोर्ड्स के अंदर, जो पूरी सिंध मिनिस्ट्री है ऑफ एजुकेशन, अगर ये बंद कर दिया जाए तो मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ी मेहरबानी होगी हमारे सिंध के बच्चों के ऊपर। खैर, आखिर में मैं बस ये कहूंगा कि ये जो सिंगल नेशनल करिकुलम है, इट इज एन आइडियोलॉजिकल प्रोजेक्ट। इसका मकसद है कि पाकिस्तान को ममलिकत खुदादाद बनाया जाए, कि यहां पर एक थियोक्रेसी कायम की जाए। और ये इमरान खान की अपनी कोशिश है, ये उसका अपना शौक है। इससे जितना नुकसान पैदा होगा उसका हम अंदाजा ही नहीं लगा सकते। अभी थोड़ी देर पहले
ندیم جمالی صاحب نے کہا کہ ان کو پاکستانی سٹوڈنٹس نہیں ملتے ہیں کینیڈا میں جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس سمجھتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے، اس لیے کہ یہاں سے جو سٹوڈنٹس نکلتے ہیں وہ تو کسی کام کے نہیں ہیں. آج بنگلہ دیش آگے نکل گیا، انڈیا تو میلوں میل آگے نکل گیا. یہاں ہمارے ٹیچرز بھی سادہ قسم کے پرابلمز نہیں سالو کر سکتے ہیں. ادھر جو ایجوکیشنل ڈیزاسٹر ہے اس کا اب تک ہمیں اندازہ ہی نہیں، اور یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ جو آنے والا وقت ہے پاکستان کے لیے یہ بڑا ہی تاریک ہوگا، اور اس کے ذمہ دار وہ آفیشلز ہیں، وہ لوگ ہیں جنہوں نے تعلیم کو یہاں تک گرایا ہے. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ فیروز بھائی صاحب، بڑی فکر انگیز گفتگو آپ نے کی. تو ود دس ابھی جو ہے ہم اوپن کرتے ہیں فار کیو این اے. کسی دوست کے پاس بھی سوال ہو وہ سہیل جو ہے وہ ماڈریٹ کر رہے ہیں ان ٹرمس آف گیونگ ایکسس. بھائی صاحب بہت شکریہ راجبر صاحب. نیئر نے جس پرزور انداز میں بات کی اور جو باتیں کی، میں 101% اس سے اتفاق کرتا ہوں. ہم دونوں اس بات سے پریشان رہے، دہائیوں سے پریشان رہے کہ یہاں پاکستان میں جو تعلیم دی جاتی ہے وہ دنیا کی گھٹیا ترین ہے، اور ہم دنیا کے ساتھ ساتھ چل نہیں سکتے. میں صرف 3 باتوں کی نشاندہی کروں گا واحد قومی نصاب کے حوالے سے، اور پھر ان کا موازنہ میں کروں گا افغانستان سے. افغانستان سے کیوں؟ افغانستان پہ تو اب طالبان قابض ہو گئے نا، لیکن اس سے پہلے جو افغانستان میں تعلیم کی صورتحال تھی اور گزشتہ 10 سال میں جو وہاں پر ترقی ہوئی اور جہاں کوششیں ہوئیں، میرا خیال ہے وہ ہمارے لیے بہت عبرتناک ہے، ہمارے لیے ایک مشعل ہے ہمارے لیے. اچھا چلیے اب میں ان 3 نکات کی نشاندہی کرتا ہوں، اور پھر ایک طرف واحد قومی نصاب تو دوسری طرف افغانستان میں اس کو کس طرح سے دیکھا گیا. پاکستان میں عمران خان کے احکامات کی تعمیل ہوتے ہوئے مدارس اور عام سکولوں کو جوڑا گیا ہے. ان کا نصاب ایک ہی ہوگا، ان کے امتحانات بھی ایک ہی ہوں گے، گویا کہ دونوں کا معیار ایک جیسا ہوگا. تو اب وہ او اور اے لیول کو چھوڑ دیجئے، آئی بی کو چھوڑ دیجئے، وہ تو بالائی طبقوں کے لیے، لیکن جو عام لوگ ہیں ان کے لیے یہ دونوں اب جڑ گئے ہیں. اب اس کا نتیجہ یہ، جیسا کہ ماروی نے کہا، جیسا کہ نیئر نے کہا، کہ رٹے کا نظام خوب چلے گا، بلکہ اب ساری کی ساری تعلیم سکلز پر نہیں رٹے پر ہوگی، کیونکہ مدارس کے بچے وہی چیز جانتے ہیں. اب مدارس اور جو عام سکول ہیں ان میں بنیادی فرق یہ ہے کہ ایک میں تعلیم کا مقصد، مدارس میں تعلیم کا مقصد، بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ کو زندگی بعد الموت کے لیے تیار کیا جائے، کہ آپ کو جنت میں درجہ ملے، اونچا درجہ ملے. جبکہ جو سیکولر تعلیم ہے، جو جدید تعلیم ہے، وہ تعلیم جو باقی دنیا میں دی جاتی ہے وہ آپ کو اس دنیا کے لیے تیار کرتی ہے، تو آپ کو پرابلم سالونگ کے لیے تیار کیا جاتا ہے. اگر آپ فارمولے رکھتے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ان دونوں کو جوڑنے کا مطلب یہ کہ آپ نے اب 2 مختلف نظاموں کو اکٹھے نتھی کر دیا. یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا خواب تو دیکھا گیا ہے، بہتوں نے دیکھا ہے، لیکن جس پر کبھی عمل درآمد نہیں ہو سکا کسی بھی مسلمان ملک کے اندر گزشتہ 300 سال میں. میرا مطلب یہ کہ جب سے یورپ میں انلائٹمنٹ کا دور آیا اور ادھر سے لے کے اب تک
یہ ممکن نہیں ہو سکا کہ ان دو مختلف نظاموں کو کامیابی سے جوڑا جائے، اس لیے کہ ان کے مقاصد بنیادی طور پر ایک دوسرے سے علیحدہ ہے۔ اچھا چلیے، افغانستان میں بھی یہی مسئلہ ہے جو پاکستان میں، کہ مذہب تو ہماری گتھی کے اندر ہے، کہ ہم تو دین اور دنیا کو ہر چیز میں جوڑتے ہیں، تو تعلیمیں بھی جوڑتے ہیں۔ اور جو گزشتہ وقت افغانستان کا تھا، میرا مطلب یہ کہ اشرف غنی اور کرزئی کی حکومت کا، تو ادھر بھی یہی مسئلہ تھا۔ تو انہوں نے کیا حل نکالا؟ حل انہوں نے یہ نکالا کہ ہاں، مدارس میں دینی تعلیم دی جائے گی، اچھی دینی تعلیم دی جائے گی، اور اس کے لیے بہترین کتابیں تیار کی گئیں، لیکن ساتھ ساتھ تھوڑا سا ہم سائنس بھی پڑھا لیں گے، ریاضی بھی، اور دنیا کی تاریخ بھی۔ جو عام سکول ہیں وہاں نصاب تو شاید وہی ہو، لیکن جو کتابیں ہیں اور جو لیول ہے، نصاب بھی نہیں بلکہ جو کچھ ٹاپکس ہیں وہ وہی ہوں گے، لیکن اس کے اندر اسٹوڈنٹس کو ایک اور لیول پہ تیار کیا جائے گا، گویا کہ یہ دو نظام ایک دوسرے سے جدا رکھے جائیں گے۔ جو عام سکول ہیں، افغانستان کے عام سکول ہیں، ادھر لیول سائنس، میتھمیٹکس، بایولوجی، ان سب میں بہت بہتر رکھا جائے گا تاکہ وہ دنیا کے ساتھ کمپیٹ کر سکیں۔ ان کے ایک امتحان نہیں ہوں گے جیسا کہ پاکستان میں سنگل نیشنل کریکولم کے تحت ہوں گے، یہ علیحدہ علیحدہ ایگزامز ہوں گے، لہٰذا ان کے لیولز کو آپ کنفیوز نہیں کریں گے۔ اب یہ بہت مناسب بات ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ جتنا کچھ یاد کرنا پڑتا ہے مدارس کے اندر، اب پاکستان میں اتنا ہی بلکہ اس سے زیادہ یاد کرنا ہوگا عام سکول کے بچوں کو۔ تو پہلے تو یہ تھا کہ بچوں کو قرآن پڑھنا آنا سکھایا جاتا تھا، ناظرہ ہوتا تھا، لیکن اب ناظرہ کے علاوہ ان کو معنی بھی آنے چاہیے اردو میں، وہ یاد کرنے ہوں گے، پھر حدیثیں عربی میں، اور پھر ان کا ترجمہ اردو میں، اور علاوہ اس کے دعائیں، اتنی دعائیں کہ اس کی کوئی حد ہی نہیں۔ کھانا کھانے سے پہلے، کھانے کے بیچ میں ڈکار آ جائے، کھانے کے بعد سیڑھی چڑھتے وقت کیا دعا پڑھی جائے، سیڑھی اترتے وقت کیا پڑھی جائے، یعنی کہ کچھ جگہ رہتی ہی نہیں ہے، وقت رہتا ہی نہیں ہے کہ کوئی ایکچول لرننگ ہو سکے۔ تو یہ میرا پہلا نقطہ تھا۔ دوسرا نقطہ یہ کہ پاکستان میں ہمارا اس بات پہ اصرار ہے کہ جو قوم کی تعمیر ہوگی وہ مذہب کی بنیاد پر ہوگی، اور یہاں ایک ہی طریقے سے ہوگی، اردو کے استعمال سے، اور اسلام کو آپ صرف اسلامیات تک محدود نہیں رکھیں گے، آپ اس کو ہر چیز کے اندر ڈالیں گے، خواہ وہ تاریخ ہو، اردو زبان ہو، انگریزی زبان ہو، یا سائنس ہو، گویا کہ ہر چیز کے اندر مذہب ڈالا جائے گا۔ کوئی چیز مذہب سے علیحدہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ دین اور دنیا کو ایک ہی ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے افغانستان کی کتابوں میں، افغانستان کے نصاب میں، وہاں بہت واضح طور پر یہ کہا گیا کہ ہاں اسلام ہمارا دین ہے، مگر جو دنیا کے کام ہیں وہ ہمیں علیحدہ سیکھنے ہیں، اس کے لیے ہمیں خاص سکلز کی ضرورت ہے۔ وہ سکلز جو انہوں نے جو پورا ڈھانچہ تیار کیا تھا، میں نے یہ دیکھا تو وہ تو بڑا مناسب ہے، وہ ویسے ہی ہے جیسا کہ مثال کے طور پر انڈیا میں ہے، یا دوسرے ملک ویتنام میں ہے۔ بہت ہی لاجیکل بات بنتی ہے کہ اگر آپ فزکس پڑھتے ہیں تو آپ فزکس ہی پڑھیں گے، اس کے اندر کسی آئیڈیالوجی کا ملاپ، اس کا امتزاج نہیں ہوگا۔
पाकिस्तान में ये सोचा गया है कि अगर पढ़ाना है तो जो चीज पाकिस्तान को जोड़ के रखेगी वो उर्दू जबान है। अफगानिस्तान में ऐसी सोच नहीं है, या जो किताबें मैंने देखी हैं, जो उनका निसाब देखा, उसमें यह है कि हर जबान को अपना मकाम दिया गया है। तो जैसा कि आप जानते हैं वहां दो बड़ी जबानें, एक दरी है, एक पश्तो है। तो किताबें वहां पर मौजूद हैं दरी में जिससे आप पश्तो सीख सकते हैं, और पश्तो में किताबें हैं जिससे आप दरी सीख सकते हैं। मगर ये तो दो बड़ी जबान है, लेकिन उधर 6-7 और जबानें हैं। मिसाल के तौर पर बलोची है, उज़्बेक है, तुर्कमन है वगैरह। तो आप हर मेन जबानों से, जो दरी या पश्तो है, आप किसी भी इलाकाई जबान पर पहुंच सकते हैं। ये चीज पाकिस्तान में नहीं है। यहां मैंने कभी कोई ऐसी किताब नहीं देखी जो सरकारी तौर पर लिखी हुई हो, लिखवाई गई हो, जिससे उर्दू बोलने वाला सिंधी सीख सके, या सिंधी बोलने वाला उर्दू सीख सके, या बलोची सीख सके, या शीना, या दूसरी जबानें जो पाकिस्तान की हैं। पाकिस्तान की बहुत सी जबानें हैं, खूबसूरत जबानें हैं, लेकिन हमने हमेशा ये सोचा है कि बस पाकिस्तान मरकज से बनेगा। जो लोग विफाक में बैठे हैं वही जानते हैं कि पाकिस्तान है क्या। आखिरी बात जिसकी मैं निशानदेही करूंगा वो ये कि जो मैंने अफगानिस्तान की किताबों का मुआयना किया है, कोई मैंने 400-450 टाइटल्स देखे, मतलब सिर्फ टाइटल्स देखे, लेकिन उनमें से 20 मैंने डाउनलोड किए। और ये तफसीलात मेरे डॉन के आर्टिकल में आपको मिल सकती हैं, जो आज से ठीक 3 हफ्ता पहले छपा था। तो 20 किताबें मैंने डाउनलोड की, और खास तौर पर वो किताबें जो साइंस की हैं, जो मैथमेटिक्स की हैं, फिजिक्स की हैं, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की हैं। और मैं ये तवक्को नहीं कर रहा था, मैं बहुत हैरान हुआ कि वो इस कदर अच्छी लिखी हुई है। ठीक है, वो दरी में है, फारसी में है, कुछ कुछ ही मुझे समझ में आता है, लेकिन जो तरतीब है पढ़ाने का, जो उसके अंदर तस्वीर हैं, जो डायग्राम्स हैं, ग्राफ्स हैं, वो इस कदर अच्छे बने हुए हैं। और जो सवालात हैं, सवालात कुछ कुछ तो मैं समझ सकता हूं ना, मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स की जबान तो एक ही है, तो वो तकरीबन वैसी है जैसा कि ओ और ए लेवल के सवालात होते हैं, लेवल थोड़ा सा कम है। इसका मुकाबला मैं करता हूं सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के साथ, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के साथ, जहां प्रोफेशनलिज्म का तो नाम ही नहीं है। तो द रियल क्रिमिनल्स आर दोज हु आर हैंडलिंग दीज टेक्स्ट बुक बोर्ड्स। अब 5-6 साल पहले की बात है कि मुझे सिंध करिकुलम कमेटी में शामिल कर दिया गया था, और मैं वहां कुछ मीटिंगों में गया। मुझसे कहा गया कि आप कुछ टेक्स्ट बुक्स, सिंध टेक्स्ट बुक्स रिव्यू करें, जनरल साइंस, मैथमेटिक्स वगैरह की। तो जो मैंने देखा, मेरा दिल रोने लगा। मैंने कहा कि ये ऐसी फजूलियात हम अपने बच्चों को सिंध में पढ़ाते हैं, ये तो कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। दीज तो मैंने फिर डॉन में एक आर्टिकल लिखा, बर्न दीज बुक्स प्लीज। मैं किताबें जलाने का कायल तो नहीं हूं, लेकिन ये इस कदर फजूल किताबें थी। मिसाल की एक मैं छोटी सी मिसाल देता हूं। बायोलॉजी की किताब है जिसमें एवोल्यूशन तो पढ़ाना ही है उनको। अब शुरू में एक तमहीद बांधी गई है कि हाँ पढ़ाना तो है, मगर ये गलत चीज है, इसको पढ़ाना नहीं चाहिए। ये तो इतनी फजूल चीज है, उस किताब में लिखा हुआ है कि इस बात को रिफ्यूट कर रहे हैं कि सादा जानदारों से ज्यादा पेचीदा जानदार बनते हैं। तो उसके खिलाफ दलील ये दी गई है कि 2 रिक्शा अगर आपस में टकराएं तो कभी उसे मोटर कार नहीं बन सकती। यानी कि ये जहनी तौर पर मफलूज लोग हैं जो वो किताबें लिखते हैं। तो जब मैंने कुछ शोर मचाया
تو ڈاکٹر فوزیہ خان نے میری چھٹی کرا دی اس کمیٹی سے جو آج ہمارے ساتھ ہیں. I was never asked to be in that committee again. اور چلیے اس سے میں کوئی زیادہ دل برداشتہ نہیں ہوا. مجھے پتا تھا کہ یہ لوگ تو یہ سننے والے نہیں ہیں, کیونکہ جتنی کرپشن ہے ٹیکسٹ بک بورڈز کے اندر, جو پوری سندھ منسٹری ہے آف ایجوکیشن, اگر یہ بند کر دیا جائے تو میرا خیال ہے کہ بہت بڑی مہربانی ہوگی ہمارے سندھ کے بچوں کے اوپر. خیر آخر میں بس یہ کہوں گا کہ یہ جو سنگل نیشنل کریکولم ہے, اٹ از این آئیڈیولوجیکل پروجیکٹ. اس کا مقصد ہے کہ پاکستان کو مملکت خدا داد بنایا جائے, کہ یہاں پر ایک تھیوکریسی قائم کی جائے, اور یہ عمران خان کی اپنی کوشش ہے, یہ اس کا اپنا شوق ہے. اس سے جتنا نقصان پیدا ہوگا اس کا ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے. ابھی تھوڑی دیر پہلے ندیم جمالی صاحب نے کہا کہ ان کو پاکستانی سٹوڈنٹس نہیں ملتے ہیں کینیڈا میں جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس سمجھتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے, اس لیے کہ یہاں سے جو سٹوڈنٹس نکلتے ہیں وہ تو کسی کام کے نہیں ہیں. آج بنگلہ دیش آگے نکل گیا, انڈیا تو میلوں میل آگے نکل گیا. یہاں ہمارے ٹیچرز بھی سادہ قسم کے پرابلمز نہیں سالو کر سکتے ہیں. ادھر جو ایجوکیشنل ڈیزاسٹر ہے اس کا اب تک ہمیں اندازہ ہی نہیں, اور یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ جو آنے والا وقت ہے پاکستان کے لیے یہ بڑا ہی تاریک ہوگا, اور اس کے ذمہ دار وہ آفیشلز ہیں, وہ لوگ ہیں جنہوں نے تعلیم کو یہاں تک گرایا ہے. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ پرویز بھائی صاحب, بڑی فکر انگیز گفتگو آپ نے کی. تو ود دس ابھی جو ہے ہم اوپن کرتے ہیں فار Q&A. کسی دوست کے پاس بھی سوال ہو وہ